तो बाबू रे आज हम लोग 5 सेट, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि जो तुम लोगों का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, जैक के द्वारा दिसंबर में जो लिया जाएगा एग्जाम, दिसंबर फर्स्ट वीक में, उसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन होगा। 35 क्वेश्चन के लिए 35 मार्क्स होगा और टाइम लगभग 1.5 घंटे, मतलब हो गया 90 मिनट। तो एक क्वेश्चन में 2-2.5 मिनट के आसपास का समय है, जो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी है, और इतना समय में तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम लोग सेट 1 को कर लेते हैं। दीपावली के इस छुट्टी में हम लोग सेट 1 को कर लेते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन में लगातार जो है हम लोग, है ना, 4-5 दिन में हम लोग पूरे सेट को कर जाएं। तो चलो बुआरे, हम लोग पहले सेट 1 का पहले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होती है। देखो, एकक कोष्टिका का मतलब यूनिट सेल है, इकाई सेल है। और यही अगर हम इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो देखो अब यहां पर जो दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन में, इंग्लिश में जो है वो बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित, और उधर हो गया, ठीक है, इंड सेंटर्ड मतलब छोर केंद्रित। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, दोनों है ना अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जवाब भले दोनों का जो है नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा, लेकिन दोनों अलग हो जाता है। तो हम दोनों क्वेश्चन के लिए है ना जवाब कर देते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं, काय केंद्रित इकाई सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बुआरे, ये तुम्हारा काय केंद्रित इकाई सेल के लिए हम एक क्यूब ड्रॉ किए। इसमें पॉइंट्स कहां होता है, पॉइंट्स यानी कि बिंदु कहां होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे बाबू रे, ये 35 क्वेश्चन जो तुम देख रहे हो, अगर इस 35 क्वेश्चन को तुम 35 क्वेश्चन के नजरिए से मत देखो। एक एक क्वेश्चन को अगर देखो तो हो सकता है एक एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन का तुमको कॉन्सेप्ट मिल जाए। इसलिए हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ताकि ये 35 क्वेश्चन तुम्हारा 200 क्वेश्चन के बराबर हो जाए। 35 क्वेश्चन में तुम्हारा जो 200 क्वेश्चन छुपा हुआ है सारा तुम सॉल्व कर लो। कुछ क्वेश्चन बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का है और कुछ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का है। तो चलो हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बाबू ने देख लो कि ये तुम्हारा एक क्यूब हम लोग तैयार कर लिए। इसमें पॉइंट्स यानी कि बिंदु कहां होगा, घन के 8 कोने पर होगा या नहीं हुआ। और एक बिंदु क्या होगा, काय के केंद्र पर, बॉडी के सेंटर पर। हम डेफिनेशन में पहले ही बता चुके थे, इफ पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एज वेल एज वन पॉइंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ द, ठीक है, क्यूब, देन सच यूनिट सेल इज नोन एज बीसीसी। तो बाबू रे देख रहे हो ये 8 कॉर्नर है। तो बाबू रे इस बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा पर यूनिट सेल। तो बाबू रे यहां पर 8 कॉर्नर है, 8 कोना है। 8 कोना के लिए योगदान तुम्हारा 1/8 हो गया, 8 × 1/8। और एक पॉइंट्स कहां पर है, बॉडी के सेंटर पर है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, है ना, बीसीसी अरेंजमेंट के लिए क्या हो गया बताओ, 2। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। 2 किस में मिल रहा है, देखो बी में, ठीक है, 2 ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में। तो पहला क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआरे, बोलो, बी। अब देखो इसी में अगर हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो यहां पर क्या कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या क्या होगी। तो बाबू रे अंतः केंद्रित में क्या होगा, देखो दोनों अलग अलग थोड़ा हो जा रहा है, दोनों का जवाब एक ही होगा लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये जो देख रहे हो नंबर ऑफ एटम्स हम किस में निकाले हैं, बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाले हैं। अगर हम बात करें इंड सेंटर्ड के लिए, तो कोई भी दो आमने सामने के फेस के सेंटर पर होगा पॉइंट्स। फर्ज करो इस फेस पर है तो यहां पर भी है, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 प्लस फेस के लिए 2 फेस पर है, कंट्रीब्यूशन 1/2 है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। मतलब तुम, है ना, दोनों के लिए जवाब क्या होगा, 1 होगा।
तो बात को यहां पर समझ लो, तुम्हारा एक तरह से यहां पर दो क्वेश्चन हो जा रहा है। सबसे पहला क्या है, ठीक है, अंतः केंद्रित यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, तो तुम्हारा कितना निकल गया, 2। अगर बीसीसी में भी पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स काय केंद्रित इकाई सेल में भी पूछा जाए तो वहां पर भी 2 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉलिड स्टेट से है बुआरे। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन से है। इसमें कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता होगी। ठीक है, यानी तुमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। बात को समझना, क्या कह रहा है कि 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है या प्रेजेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, यानी कि 2 लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में कितना है, 40 ग्राम NaOH है। तो तुमको सॉल्यूशन का क्या निकालना है बुआरे, मोलरता, यानी कि मोलरिटी निकालना है। हम पहले ही बता दिए हैं कि मोलरता क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, ठीक है, ग्राम अणुओं की संख्या क्या होती है, विलयन की मोलरता होती है। तो मोलरता क्या हो जाएगा, तुम लोग देखो, मोलरता यानी कि मोलरिटी क्या होगा बुआरे, ग्राम मोल क्या होगा, W/m। ठीक है, अगर ml में रहता तो क्या करते, 1000 बाई क्या करते, v कर देते ना। तो ये ml में तो है ही नहीं, लीटर में है। तो चलो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/v कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। बात को समझ लो, मोलरता यानी मोलरिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके ना। तो यहां पर मोलरिटी क्या होगा बाबूरे, मोलरता क्या होगा, दोनों मीडियम को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो W/m इंटू क्या हो जाएगा, 1/v। तो W कितना है, 40 ग्राम। ओके ना, ठीक है, 40 ले लेते हैं। M मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का। तुम लोग देखो रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं NaOH का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, 40 होता है। सिंपल सा NaOH कैसे, Na का 23 जान रहे हो, O का 16 और H का 1, तो ये क्या हो गया 40 ग्राम पर। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, ये 40 और वॉल्यूम कितना दिया है बुआरे, 2। तो कितना हो जाएगा 0.5। तो बताओ 0.5 ऑप्शन किस में है, बोलो। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 0. मोलरिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, 0.5। और ये ऑप्शन नंबर कितना है बुआरे, ए। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ए। कोई दिक्कत, बोलो जी। अब आगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिमाग में आ रहा है बच्चा लोग, बोलो जी। चलो दूसरा क्वेश्चन क्लियर है, और तुम लोग नोट भी कर रहे हो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तुम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में पढ़े हो, वुर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सब सारा चीज पढ़े हुए हो। तो देखो रिएक्शन क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, 2CH3Br है, सोडियम मेटल है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सबको पता होगा, ये तो है ना, चैप्टर घुसते ही ये रिएक्शन पढ़ते हुए, ये 2 Na, ठीक है, 2 Br के साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया 2 NaBr, और ये तुम्हारा CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है, आगे 2 है ना, 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हारा क्या बन गया, इथेन बन गया। तो बाबूरे ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड अगर रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनता है, इथेन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, कौन सा रिएक्शन बुआरे, उर्ज रिएक्शन। कोई दिक्कत, ये कौन सा रिएक्शन है कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, देन ईथर इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। ओके ना। तो बाबूरे ये उर्ज रिएक्शन कितना नंबर ऑप्शन में है, बोलो, बी नंबर। यहां पर जितना भी तुम्हारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो गया, बी। बाकी जो तुम सारा रिएक्शन देख लो, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन हम तुम लोगों को करवा दिए हैं। लेकिन यहां पर ये 3 नंबर के लिए क्या होगा, उर्ज रिएक्शन। अब वारे एक चीज और याद रखो, अगर ये सोडियम मेटल की जगह हम जिंक यूज कर लें, जिंक डाइवेलेंट है,
तो ये ZnBr2 बाहर निकल जाएगा और उस कंडीशन में भी इथेन बनेगा और वो रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना कि अगर इस सोडियम मेटल को हम ठीक है की जगह यूज कर लें जिंक मेटल को तो वो रिएक्शन फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस बात को भी दिमाग में रखोगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो बाबू रे यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड का जो रिएक्शन हो रहा है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है बुआरे? इथेन। और ये कौन सा रिएक्शन है? उर्ज रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट द कैथोड इज, कह रहा है कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का जलीय विलयन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा या कैथोड पर क्या मिलेगा? देखो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस तुम लोग को पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाए थे ना, वहां पर मोल्टेन NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे। यहां पर पूछ रहा है एक्वस भी पढ़ाए थे। तो एक बार थोड़ा सा तुम लोग को मेमोरी में फिर ला देते हैं। ठीक है, कि एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पर क्या मिलेगा, तुम लोगों को ये पूछ रहा है ना, कैथोड पर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है बुआरे? 4। गौर करना, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक है, फर्ज करो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें 2 मेटल का 2 प्लेट हम डीप कर दिए हैं। एक तुम्हारा क्या है? एनोड है, दूसरा क्या है? कैथोड है। ठीक है, और इसमें तुम्हारा क्या है? NaCl एक्वस है। तो देखो अब ये Na+Cl- और ये वाटर भी टूटा है, H+ और OH- में टूटेगा। ये तुम्हारा एक्वस NaCl है। तो देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यहां पर। तो देखो अब ये NaCl आयनाइज्ड होकर के Na+ और Cl- में देगा। ठीक है, और ये H2O जो है ये H+ और OH में आयनाइज्ड होगा। अब गौर करना, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये कहां किधर? कैथोड की ओर मूव करेगा, और निगेटिव आयन क्या किधर मूव करेगा? तो बाबू रे यहां पर तुम देख लो, यहां पर थोड़ा गौर करना, ये 2 पॉजिटिव आयन है, Na+ भी है और H+ भी है, और यहां पर 2 निगेटिव आयन है, Cl- और OH-। तो सवाल होता है कि कौन कैथोड पर पहुंचेगा? तो बाबू रे कौन किसका रिडक्शन होगा कैथोड पर? तो एक चीज गौर करना, अगर हम Na+ के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो बुआरे इसका वैल्यू कितना होता है? बोलो, किसी को पता है कितना होता है? सोडियम के लिए बोलो कितना होगा रिडक्शन पोटेंशियल? माइनस बोलो 2.71 वोल्ट। देख लो तुम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, देखो है। और हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे तुम 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब बताओ दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा है? हाइड्रोजन का यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ये H+ आयन कैथोड पर पहुंचकर रिड्यूस्ड हो जाएगा। देखो ये H+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, रिडक्शन हुआ, H हुआ। ये H क्या है? अनस्टेबल है। इस कंडीशन में 2 H एटम जुड़ करके तुम्हारा हाइड्रोजन मिलेगा। यहां पर गौर करना, तो बुआरे ये तुम्हारा जो है कैथोड पर क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। कैथोड पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से यहां पर क्वेश्चन हमारा हो गया कि कैथोड पर हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने नंबर ऑप्शन में है बुआरे? बोलो बोलो, हाइड्रोजन कितने नंबर ऑप्शन में है? ए। तो ये ऑप्शन ए हो गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन और भी हो सकता है कि एनोड पर क्या मिलेगा? तो बाबू जी उसी तरह से एनोड पर जो है Cl- जाकर के, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी Cl2 मिलेगा एनोड पर। इसी तरह हम लोग, ठीक है, मोल्टेन NaCl पर भी बात करेंगे। अगला सेट में क्वेश्चन ही दे दिया है मोल्टेन NaCl पर, तो वहां पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो बुआरे कि जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर क्लोरीन मिलेगा। हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कैथोड पर क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन। और ये ऑप्शन नंबर क्या हुआ बुआरे? ए। कितना टाइम मतलब हुआ? कितना मिनट? 15 मिनट में हम लोग कितना क्वेश्चन? 4 मिनट ही सॉल्व, 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कराएं। थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि है ना, कम से 1 घंटा में हम लोगों को सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
ठीक है, हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो बुआरे अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें लोहा का अयस्क कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, इज ओर ऑफ आयरन। पता है ना ओर क्या होता है, मिनरल क्या होता है, बताए थे ना कि दोज मिनरल बाय विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट ए चीप कॉस्ट, वो क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। अगर आयरन की बात करें तो हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये सब तुम्हारा क्या है? ओर आयरन का है। तो तुम देख रहे हो पहला ऑप्शन में ही हेमेटाइट है, तो बाबूरे आयरन का, लोहा का अयस्क क्या हो गया? हेमेटाइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआरे? 5 का ए। ठीक है, अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी ग्रुप 15th एलिमेंट तुम लोग को पढ़ा ही रहे थे हम। देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाला हाइड्राइड कौन है, बात को समझना। अभी तुरंत पढ़ा, मतलब हम लोग बात कर ही रहे थे, 2-4 क्लास पहले ही जस्ट पढ़ाए थे ना। हाँ है ना, बोलो। तो ग्रुप 15th में तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक है, ना पियो, ऐसे सब बिगड़ेंगे। और इसका हाइड्राइड देखो NH3 है, PS3 है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या है? हाइड्राइड है। किसका? ग्रुप 15th एलिमेंट का। अब कह रहा है तुम लोग सबको पता है कि इसमें सबसे स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है? NH3 का है। तो तुम लोग याद रखोगे कि ग्रुप 15th के, अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं ऑलरेडी, जब पढ़ा रहे थे ग्रुप 15th एलिमेंट, तो यहां पर हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां कुछ हाइड्राइड है ग्रुप 15 एलिमेंट का, इसमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व तो किसका है? तो किसका है बुआरे? NH3 यानी कि अमोनिया। कितना नंबर ऑप्शन होगा? ए। तो 6 का क्या होगा बुआरे? ए। क्लियर है बात? अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही एक्सप्लेन किए हुए, पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लो बाबूरे, इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन संक्रमण तत्व नहीं है? बात को समझना। हम ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बताए थे कि दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, हाँ है ना, जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो बुआरे? अपूर्ण रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, वो क्या है? संक्रमण तत्व है। वैसे तो तुम देखोगे जिंक भी तुम्हारा डी ब्लॉक में है तुम्हारा। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक। तो कहने का मतलब है यहां पर कुछ एलिमेंट्स हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तुम देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही एलिमेंट है। देखो ध्यान से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। एटॉमिक नंबर इसका 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। जरूरी नहीं है कि ये 4 ऑप्शन ही दे, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन दे सकता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से भी हो सकता है एलिमेंट। तो बाबू इसमें कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है बताओ? Fe है, एक एलिमेंट ये दिया हुआ है, Zn दिया हुआ है, और कौन दिया हुआ है? Mn दिया हुआ है। सब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाला एलिमेंट है। और कौन सा दिया है? क्रोमियम दिया हुआ है। ठीक है, अब सबके कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं बुआरे। क्रोमियम 24 है एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल वाला क्या है बोलो? ठीक है, बोलो 5-4s1 है ना? हाँ या ना? बोलो। अब कौन सा है? मैंगनीज 25 वाला, ठीक है, 3d5 4s2 है। आयरन है, ठीक है, 26, तो क्या है? 3d6 4s2। और लास्ट वाला एलिमेंट जिंक है, तो कितना है बाबू रे? 3d10 4s2। याद आया? अभी देखो डी में कितना है इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, ठीक है, तो डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? 10। तो ये भी तुम्हारा क्या है? पार्शियली फिल्ड है। देखो हुम्स रूल के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं, इतना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले देखो सिंपल सा बात है, यहां कितना है? 5। इसके आउटर यहां पर देखो डी में 5, यहां कितना है? 6, और यहां कितना है? 10। है ना? तो इस हिसाब से जिंक को हम क्या कहेंगे? यहां पर जिंक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है। यहां पर इनकम्प्लीटली फिल्ड है डी ऑर्बिटल, इसका कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस कंडीशन में तुम लोग कितना नंबर ऑप्शन को डालोगे इस पे? जिंक कितना नंबर ऑप्शन है बोलो? डी नंबर। तो बाबू रे 7 का आंसर क्या हो जाएगा?
डी। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार दिमाग में बैठा लो। संक्रमण तत्व तो क्या है? जिसका डी ऑर्बिटल क्या है? आंशिक रूप से भरा है, विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक ना? हाँ है ना? तो देख रहे हो, इसका इनकम्प्लीटली है, इसका भी इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल फिल है, इसका भी फिल है, लेकिन इसका क्या देख रहे हो? कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये 7 हो गया। 8 देखो, इथाइल ब्रोमाइड और अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? इथाइल ब्रोमाइड है। तुम सिंपल सा बात है, ये देखो इथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है बुआरे, ये इथाइल ब्रोमाइड है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन इसका करा रहे हैं। यहां पर पूछ रहा है कि ए जो प्रोडक्ट बना वो क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा ये एलिमिनेशन रिएक्शन याद होगा तुम लोग को। अगर एक्वस KOH हम लेते तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, KBr बाहर निकलता, OH जुड़ जाता। ये भी याद रखना, अगर एक्वस यूज कर लेंगे तो इथेनॉल बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, इथाइल अल्कोहल। यहां पर अल्कोहलिक KOH है तो देखो बुआरे ये KBr बाहर निकला। ठीक है, तो हमारा देख लो KBr बाहर निकल गया। अब इस कार्बन से ये H और ये OH क्या बाहर निकल गया बुआरे? H2। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है? CH2, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ठीक है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर भी हम लोग बात कर चुके हैं 11th क्लास में जब पढ़े थे हम लोग। तो ये इथीन बना बुआरे। तो बताओ इथाइल ब्रोमाइड और अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन से क्या बनेगा? इथीन। यानी कि इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? बोलो बोलो, ए। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे? इथीन ए। अब देखो इस रिएक्शन का हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। देखो ये अल्फा पोजीशन से Br, बीटा से H बाहर निकल रहा था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी है। दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी है। देखो यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो, ठीक है, कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बुआरे ये दिमाग में रखोगे कि ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हिंदी में विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है, हेलोजन भी बाहर निकल रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ बुआरे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत? तो ये बताओ कि इथाइल ब्रोमाइड अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? इथीन। ये ऑप्शन नंबर कितना है बुआरे? ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल। यानी कहने का मतलब है कि अगर इकाई सेल में पॉइंट्स, एटम्स, बिंदु सब एक ही बात है, कहां पर है? अगर घन के 8 कोना पर है तो ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल को? तो बाबू रे 8 कोना है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन, एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हम पहले ही बता चुके हैं कितना होगा? 1/8। यूनिट सेल को एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? तुम ऐसे भी समझ लो कि जैसे कि फर्ज करो कि उस कॉर्नर पर तुम्हारा एक बॉल रखा हुआ है, एटम्स रखा हुआ है उस कोने पर। ठीक है, उस कोने पर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है उस बॉल, ठीक है, अगर ये बॉल है तुम्हारा तो इस कमरे में है, उसका है ना कंट्रीब्यूशन हुआ, इस कमरे में भी है, इस कमरे में ये, उसके ऊपर भी जस्ट 4, तो कितना है? ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम ऐसे सिंपल सा समझो ना कि इसका एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके, सब हम लोग सॉलिड स्टेट तो सबसे पहला चैप्टर में हम लोग डील किए। तो बाबू रे अगर पॉइंट्स, एटम्स या बिंदु कहां हो? कॉर्नर पर हो यूनिट सेल का, क्यूब का, तो इस कंडीशन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8। कितना नंबर ऑप्शन होगा बुआरे? बोलो, डी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे? डी। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। ये क्या है? ट्रांजिशन यहां पर नहीं माना जाएगा, कोई दिक्कत? विलियन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है, 4 ऑप्शन है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एक नंबर ऑप्शन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरा है डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तीसरा है इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और तीसरा है डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। मतलब विलयन का तापमान को बढ़ा करके, दूसरा ऑप्शन है घटा करके, तीसरा है पात्र का आयतन बढ़ा देंगे हम, और चौथा ऑप्शन में है विलयन की सांद्रता को कम कर देंगे। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो बात को समझ लो, देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है बुआरे? 10। तो तुम लोगों को पढ़ाए थे वन टॉप्स इक्वेशन, पाई v इक्वल टू क्या होता है? nRT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू nRT बाई v भी लिख सकते हैं, हाँ या ना?
तो पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी आर टी वी। एन बाई वी इक्वल टू क्या होता है, सी। या नहीं भी करेंगे एन बाई वी को सी नहीं भी चेंज करेंगे तो यहां पर क्या देख रहे हो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए। तो बाबू रे कौन सा ऑप्शन होगा, विलियन का तापमान अगर बढ़ा देंगे तो विलियन का पराशरण दाब ये पाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज पाई यहां पर देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है। बात समझ में आया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बुआरे, बोलो ए। 10 का कौन सा ऑप्शन होगा, ए। बात समझ में आया ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे इंक्रीज करेगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्लियर है ना, ये देखो वन टॉप्स इक्वेशन पाई वी इक्वल टू एनआरटी। अरे आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एनआरटी पढ़े हो ना, तो वही तो है। पी को रिप्लेस कर दो पाई के द्वारा तो पाई वी एनआर इक्वल टू एनआरटी हो गया, एन बाई वी सी हो गया। नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ रे, ए। 10 नंबर। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉल्डर्स लॉ के जस्ट पहले हम पढ़ाए थे, याद आया तुम लोग को, हाँ या ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रे बुआ, बोलो। दिमाग में जा रहा है कि केवल हाँ हाँ कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, यानी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज। सिंपल सा बात है, जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा उसका इंटर आयनिक फोर्स क्या हो जाता है, कमजोर होते जाता है, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, याद है। तो जब डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम आता है जब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, वहां पर जो तुम्हारा होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, अनंत तनुकरण पर, ठीक है। विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो हमको जाना नहीं है। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो अरे कि विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब तनुता में वृद्धि होती है, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो ए। यानी तनुता में वृद्धि के साथ, तनुता के साथ विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है विथ डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। किसका, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, बढ़ता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, ठीक है, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन या विथ डाइल्यूशन सिंपली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआ रे, दिमाग में आया। तनुता के साथ विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। क्लियर है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए। 12 खांसी भी बहुत है। 12, अरे बाबू रे सिंपल सा बात है, मॉन्स प्रोसेस से किसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, मॉन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, बोलो, निकल। क्या नंबर ऑप्शन, बुआरे। हम तुम लोग से केवल एक रिक्वेस्ट है हमारा कि तुम लोग जब भी इस वीडियो को YouTube पर अगर बच्चे देख रहे हो तो सबसे पहले सेट 1 को अपने सामने रख लो, क्वेश्चंस को अपने सामने रख लोगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन को यहां पर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को यहां पर है ना, क्वेश्चन को हम यहां पर नहीं दिखा सकते हैं या लिखने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ऐसे तुम लोग क्वेश्चन अपने सामने रख लोगे बुआरे, और फिर इस सॉल्यूशन को देखोगे, ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर से बोल रहे हैं बुआरे, मॉन्स प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल किए थे, याद है ना, निकेल टेट्राकॉर्बल किस तरह से बना था, आगे सारा प्रोसेस हम बताए थे। तो बाबूरे निकेल का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से करते हैं, मॉन्स प्रोसेस। तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। अभी देखो तुरंत हम अगले मतलब पढ़ाए थे पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन की N2, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 4 पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बाबू रे N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सहसंयोजकता कितनी होगी, 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थोड़ा तेजी से निकल रहे हैं, बोलो बोलो जी, सी। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं, इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा, याद करो,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिए थे कि जिसका डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा, जिसमें पेयर्ड होगा वो कलरलेस। याद है डी ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट दिए थे। तो अब इसमें से हम लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ है? थोड़ा सा तेजी से भी निकलेंगे, जहां पर ज्यादा कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं वहां पर नहीं देंगे, थोड़ा तेजी से निकलेंगे। तो बाबू रे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम और क्रोमियम सबका +3 आयन दिया है। स्कैंडियम +3 है। पहले देखो, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है और क्या है, क्रोमियम, यही है ना, इसी का आयन है ना। तो पहले स्कैंडियम का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2। टाइटेनियम का 3d2 आउटरमोस्ट और 3d3 4s2 और d5 ज्यादा स्टेबल है। इस कंडीशन में 3d5 4s1 हो जाता है। याद है d5 ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड है ना, है ना। तो स्टेबिलिटी किस कंडीशन में ज्यादा होगा, या तो वो हाफ फील्ड होगा या तो वो ठीक है फुल फील्ड होगा, ठीक है, हाँ या ना, या तो वो वैकेंट होगा। तो यहां पर देख लो आप d5 है, तो ये d5 कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करता है। खैर ये अलग चीज है। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है पता बुआ रे, कौन कलरलेस है, कौन रंगहीन है। अब ये इसका आयन दिया हुआ है, स्कैंडियम पर +3 है, टाइटेनियम पर +3 है, वेनेडियम पर +3 है और क्रोमियम पर +3 है। कोई दिक्कत? तो ये 3 लूज कर दिया, तो डी में कितना रहा इसमें बुआ रे, स्कैंडियम +3 के लिए 0। इसमें से 3 घटा दो, S से 2 निकला, यहां डी में कितना है 1। इसमें क्या है 4 में से 3 घटा दो, 3D में कितना बचा, बोलो बोलो, 2 और यहां आ गया 3d2 हुआ। और क्रोमियम +3 के लिए बोलो, 1 यहां से गया, 2 यहां से गया, 3d3। बात समझ में आया? तो बाबू रे यहां पर देख रहे हो कि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है 0 है। इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 3 है कि नहीं, हाँ या ना। 3d1 है, इसका मतलब क्या है, 3d1 का मतलब क्या है, देखो ये है डी का 5 ओरिएंटेशन, 1 2 3 4 5, 3d2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। और 3d3 है, इसका मतलब क्या हुआ ये। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, पूरा डिटेल कर दे रहे हैं थोड़ा। और यहां पर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, है ही नहीं, तो n = क्या है 0 है। तो अब देखो यहां पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला। तो सबसे पहला ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन डायामैग्नेटिक है, ठीक है, कौन कौन पैरामैग्नेटिक है। तो बाबू रे यहां पर सबसे पहले कलर और कलरलेस की बात करें तो बाबू रे यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहां dd ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, बोलो, स्कैंडियम +3 क्या होगा, रंगहीन होगा, मतलब कलरलेस होगा। अब बाकी सब क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें dd ट्रांजिशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआ रे, बोलो कौन सा, स्कैंडियम +3 किसमें है, बोलो जी, डी में। तो ऑप्शन हो गया डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। दिमाग में आया, बोलो जी कि नहीं आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 14 का क्या हो जाएगा डी। अब यहां पर पूछ दिया कौन डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय। तो बाबू रे यहां पर देख रहे हो n = 0 है, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो खैर ये क्वेश्चन जब आएगा, ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ा चुके हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो बुआरे 14 नंबर में स्कैंडियम +3 तुम्हारा कलरलेस होगा, बाकी Ti+3 भी ठीक है +3 और Cr+3 ये तुम्हारा क्या होगा, कलर्ड होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, dd ट्रांजिशन होगा। कोई दिक्कत? तो 14 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इथाइल आयोडाइड दिया हुआ है बुआरे, CH3 है, CH2 है और क्या है I। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया है, KCl, हाँ है ना, याद आया। तो Ki तुम्हारा क्या हो गया, बाहर निकला और क्या बन गया CH3 CH2 और Cn, इथाइल साइनाइड बन गया। कौन सा ऑप्शन है बताओ, तुम ही लोग बताओ, बोलो बी नंबर। पहला वाला में तो आइसोसाइनाइड है ऑप्शन में, तो दूसरा आंसर इसका क्या होगा बी। तो बाबू रे 15 नंबर का क्या हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन भी देखो, सब तुम लोग हम ये सब कैलकुलेट करके दिखाए थे। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग
इन 3 डायमेंशन, यानी कि ठीक है त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन ठीक है में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों के द्वारा घेरा जाता है। अरे पैकिंग फ्रैक्शन बताए थे नहीं, पैकिंग इफिशियंसी जिसको कहते हो। तो बाबूरे सीसीपी के अंदर देखो यहां पर दिया हुआ है ब्रैकेट में, सीसीपी में कितना तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 74%। अगर हम सीसीपी अरेंजमेंट में स्फेयर को रखें तो 74% स्पेस को वो ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू रे वैकेंट स्पेस कितना होगा सीसीपी में, तो 100 में 74 घटा दोगे कितना बचेगा 26, ये भी पूछ सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है, कितना ऑक्युपाई किया गया या कितना खाली है। तो यहां पूछ रहा है कितना ऑक्युपाई किया गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन, बात को दिमाग से ध्यान रखना, ये सब प्रूफ भी कर चुके हैं, हाँ है ना। तो बुआ रे सीसीपी के लिए 74% ठीक है, हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, निकाले भी हैं। 74% इसका पैकिंग फ्रैक्शन है, मतलब 74% स्पेस को ये क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो कितना वैकेंट रह जाता है 26%। ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है कि कितना वैकेंट है, ये कितना ऑक्युपाई कर रहा है 74%। तो 15 नंबर का आंसर बुआ रे, सॉरी क्या नंबर क्वेश्चन है ये 16 नंबर। तो 16 नंबर में 74% कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, सी। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे, सी। अगर इसके अंदर पूछता है ना तो ये तो तुम्हारा हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। अगर पूछ देता कि कितना रिक्त स्थान बच जाता है, कितना वैकेंट स्पेस बच जाता है, तो क्या बोलते 26%। दिमाग में रह गया, ये सब बात भी रहोगे। अगर वीडियोस वगैरह को अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है तो उसको 2-3 बार देख लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन बुआ रे एकदम सिंपल सा है, ये तो रॉल्ट्स लॉ है। कह रहा है क्वेश्चन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो सिंपल सा बात है, रॉल्ट्स लॉ है। ये कौन सा लॉ का स्टेटमेंट है बुआ रे, रॉल्ट्स लॉ। ये तो बड़े हो कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश यानी मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह जो तथ्य है, यह जो स्टेटमेंट है, किस लॉ से लिया गया है, तो सिंपल सा बात है, रॉल्ट्स लॉ से लिया गया है बुआ रे। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे, सी। कोई कष्ट, बोलो हाँ या ना, रॉल्ट्स लॉ पढ़े हो कि नहीं। अगला अब 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखना, मिटाते हैं थोड़ा सा। याद करो, सारा टॉपिक को हम करवाए हुए हैं। यहां पर 2 है ना इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। देखो और इस कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुमको सबसे पहले एनोड और कैथोड को है ना डिसाइड करना है। तुम लोग को याद करो, हम एक गैल्वेनिक सेल का सेटअप दिए हुए थे। जिंक को हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर प्लेट को डालते हैं, ठीक है, हाँ या ना। ये देखो एक्वस सॉलिड, एक्वस, और ये भी सॉलिड, हाँ या ना। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना, और ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड है। याद करो, ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो ये तुम्हारा एनोड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, ई नॉट इक्वल टू, बोलो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। वो अरे ये जो सवाल तुम देख रहे हो यहां पर जो तुम्हारा है, ठीक है, Ni+2, ठीक है, ऑब्लिक में Ni है, यानी निकल वाला जो है वो तुम्हारा एनोड होगा, ठीक है, और Cu+2 देख रहे हो ऑब्लिक में Cu है, वो तुम्हारा कैथोड होगा। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बुआरे तुम्हारा ई नॉट क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताए, कैथोड माइनस क्या होता है, एनोड, हाँ है ना। तो कैथोड के लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है बुआरे, बोलो Cu+2 से Cu के लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो ये कितना है, प्लस 0 पॉइंट कितना है 34 वोल्ट है, माइनस, और एनोड के लिए कितना वैल्यू है, माइनस 0.25 वोल्ट है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0. बोलो 0. बोलो
59 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 19 नंबर तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद करो। यहां पर कह रहा है कि वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, यानी सिंपली हम बताए थे कि व्हेन सल्फाइड ओर इज हीटेड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो यहां पर ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, ठीक, ऑफ सल्फाइड ओर इनटू या मेटल सल्फाइड इनटू मेटल ऑक्साइड। कैसे कैसे करते हैं ये प्रोसेस? पूरा कैसे करते हैं कि इन दिस प्रोसेस मेटल सल्फाइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, हाँ है ना? तो यहां पर क्या हो जाता है? मेटल सल्फाइड क्या हो जाता है? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, बोलो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जारन कहते हैं। तो बुआरे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? भंजर या जारन कहते हैं, बर्जर या जारन कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? रोस्टिंग। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। 19 का आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत बुआरे? 19 का ऑप्शन क्या होगा? बी, हाँ या ना? अभी तुरंत 2 दिन पहले पढ़ाए हैं तुम लोग को कि नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। हैबर्स बोलता है, हैबर्स अमोनिया के लिए है। देखो दिमाग में रख लो, हैबर्स प्रोसेस से, देखो यहां पर 3-4 क्वेश्चन दिमाग में रखोगे। अगर हम अमोनिया के, है ना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? अगर सल्फ्यूरिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और अगर हम नाइट्रिक एसिड की, है ना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बुआरे? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। तो यहां तक क्लियर है बात, हाँ या ना? बोलो जी, आंसर हो जाएगा बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन, चलो मिटाते हैं पहले, तब दिमाग में जा रहा है। कितना देर टाइम लग गया है? बोलो, देखो घड़ी देखो। अब Cu+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 21 नंबर। बाबू रे, Cu का कॉन्फ़िगरेशन, Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता है या नहीं? ऑर्गन, उसके बाद 3d10 4s1 होगा या नहीं? अब Cu+2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? बोलो, एक इधर से गया और एक यहां से, तो क्या हो जाएगा? 3d9, ठीक है, 3d9 और 4s0। यहां पर s में तो 0 रहा। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? बोलो बोलो। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अरे क्रिस्टल का डेंसिटी निकालने के लिए याद है, Z इंटू एम बाय डिवाइडेड बाय ए क्यू, हाँ है ना, इंटू, है ना, अगर है ना, बोलो जी, ये फॉर्मूला बताए थे या नहीं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो बोलो। अब देख लो, ध्यान से देखो, कौन सा? Z इंटू एम डिवाइडेड बाय, यहां पर देखो Na, ये भी एवोगाड्रो नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, चलो Na कर ही देते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बुआरे? सी। देख रहे हो ना अच्छा से? सी ही होगा ना, ठीक है, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन, चलो इसको पहले मिटा लेते हैं। 35 पूरा करना है एक सेट, तब 4-5 क्लास में, मतलब कर देंगे 5 सेट 5 क्लास में। थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जा रहे हैं क्या? कर है बुआ रे कि आयनिक कंपाउंड में, एन आयनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A आयंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड B आयंस एट द सेंटर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, यानी सिंपल सा बात कर रहा है कि भाई एक आयनिक, ठीक है, यौगिक में, क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 है। देखो ये आयनिक यौगिक 2 आयन से बना है। कौन कौन सा आयन है? बोलो जी, बोलो जी। आयनिक यौगिक के अंदर क्या है तुम्हारा? ठीक है, एक A है और एक क्या है, यानी यहां पर 2 तुम्हारा क्या है? A कहां पर है? A कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। पॉइंट्स A कहां है? A जो आयंस है वो कहां है? कॉर्नर्स पर। ये देखो A कहां पर है? कॉर्नर्स पर। ये सब कॉर्नर पर कौन है? A है, हाँ या ना? तो बाबू रे A का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिट सेल को A कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ठीक है, तो A का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन मेड बाय A, कंट्रीब्यूशन मेड बाय A क्या हो जाएगा? 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8, कितना हो गया? 1। B कहां पर है बुआरे? बोलो, सेंटर ऑफ द, बोलो
बी कहां है? बी आयंस एट द सेंटर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, सेंटर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, हाँ या ना? कहां पर है? कितना फेस हो गया? देखो ये कमरा ही देख लो, ऊपर नीचे फेस की बात कर रहे हैं। देखो कॉर्नर कितना हो गया? 8, 8 कॉर्नर पर थोड़ा ध्यान दो, पढ़ा चुके हैं, हाँ है ना? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ाए थे ना। अब फेस कितना हो गया? कॉर्नर्स तो 8 हो गया, फेस ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे, कितना फेस हो गया? 6। तो देखो बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब फेस के सेंटर पर है, तो बी कंट्रीब्यूशन मेड बाय बी क्या हो जाएगा? 6 इंटू फेस के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2, तो क्या हो जाएगा? 3। तो ए का कंट्रीब्यूशन 1 है, इंपेरिकल फॉर्मूला यानी EF क्या हो जाएगा? A1 B3 बराबर क्या हो जाएगा? AB3। तो बाबू रे ए कितना योगदान किया? 8 इंटू 1/8। बी फेस पर है, कंट्रीब्यूशन 1/, कितना योगदान किया? 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया? A1 B3 मतलब AB3। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो बोलो, एकदम दिमाग में बैठा लो। वो देखो बाबू रे ए कहां पर है? घन के 8 कोने पर, तो योगदान कितना हो गया? 8 गुना 1/8 तो 1 हो गया, तो A1 हो गया तुम्हारा। बी का 6 फेस पर है, फेस के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2, 6 फेस 6 फलक और योगदान 1/2 3 हो गया, तो क्या हो गया? A1 B3 मतलब AB3, ऑप्शन नंबर बी। 23 हो गया क्लियर? बोलो बच्चा लोग। 24 नंबर, अरे पूछ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, विलियन का जो अनुसंख्य गुण होता है निर्भर करता है। तो हम पढ़ाए थे कि बाबू रे कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी विलियन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण क्या कहलाता है? अनुसंख्य गुण। यानी विलियन का वह गुण जो विलियन में, यानी आदर्श या तनु विलियन का वह गुण जो विलियन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, दैट इज सेड टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात याद है? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है पूरा डिटेल में। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन। और चौथा पराशरन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ा है ना? सारा डिटेल किए हैं, यहां डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। यहां सिंपल सा बात पूछ रहा है बुआ रे कि विलियन का अनुसंख्य गुण वो गुण होते हैं जो निर्भर करता है, बोलो जी, कणों की संख्या पर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। कितना है? 24, है ना? आंसर क्या नंबर होगा? सी। बात समझ में आया? अनुसंख्य गुण किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर या विलय के अणुओं की संख्या पर, हाँ या ना? 4 अनुसंख्य गुण हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बुआरे क्या कह रहा है देख लेते हैं। जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलियन का क्वथनांक क्या होगा? बाबू रे ग्लूकोज तुम्हारा, यानी तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? बोलो बोलो जी। अगर हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है? 25 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध विलायक में और वाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होगा? बोलो बोलो जी। वेपर प्रेशर पहले क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का, और इस कंडीशन से बॉइलिंग, इस कंडीशन में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? वाटर का क्या हो जाएगा? ठीक है, बोलो बोलो जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलियन का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, हाँ या ना? क्या करेगा? यानी ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्यों? कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं प्योर सॉल्वेंट में, अवाष्पशील विलेय में पढ़ाए थे, हाँ ना जी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ाए थे ना जी? जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो जो परिणामी विलियन बनता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? यानी ज्यादा टेम्परेचर पर और उसको हीट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या नंबर ऑप्शन होगा? बोलो बोलो। ए। 25 का ए, 25 का बोलो जी ए। अब 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। नस्ट इक्वेशन तुम लोग को याद है?
चलो 26 नंबर बढ़िया है क्वेश्चन को। देखो बुआ रे, तुम लोग को याद करो नॉस्ट इक्वेशन पढ़ाए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, हाँ या ना? ई सेल, बोलो जी, ई नॉट सेल, हाँ या ना? 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय m टू दी पावर प्लस n, हाँ या ना? बताए थे, बोलो जी। यहां एक्वस भी कर सकते हो, हाँ या ना? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। गौर किए, सब पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम। तो बाबू रे यहां पर है तुम्हारा Ag प्लस, एक्वस है, इलेक्ट्रॉन गेन करके तुम्हारा Ag में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड है, ठीक है। अब Ag प्लस के लिए तुम्हारा दिया हुआ है कंसंट्रेशन 0.1 m, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट, ये दिया है जी, हाँ है ना? तो वो समीकरण लगाओ ना, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट 0.0591 बाय एन लॉग, बोलो 1 बाय m टू दी पावर प्लस n की जगह यहां पर क्या है, मेटल आयन क्या है, Ag है वहां, ठीक है, प्लस, हाँ या ना? बोलो जी। ई नॉट का वैल्यू कितना है, 0.80, देख नहीं रहे हो जी, माइनस 0.0591, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, एक, तो 1 से डिवाइड, लॉग Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, ये 10 हो जाएगा, हाँ या ना जी? 0.80 माइनस 0.0591 क्या हो जाएगा, इंटू लॉग 10 होगा, बोलो जी, हाँ या ना? तो 0.80 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 10 होगा ना? बोलो जी, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो घटाओ तो 0.80 में 0.591 कितना हो रहा है, 0.741, कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कहीं पर, ठीक है, गुना भाग गड़बड़ नहीं किए हैं, 0.741 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, बोलो जी, बोलो जी, ये 26 का। देखो यहां पर नॉस्ट इक्वेशन ये याद है, तो ये तुम्हारा हाफ शेल रिएक्शन दिया हुआ है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय ये होता है n लॉग 1 बाय, ठीक है, Ag है ना, प्लस है तुम्हारा वैल्यू, तो ई नॉट का वैल्यू रख दिए, n का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक गेन किया, Ag प्लस के लिए 0.1 है, ठीक है। अब देखो लॉग 10 हो गया, लॉग 10 का है ना, लॉग 10 हो गया, ठीक है, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया, देख लेना गुना भाग। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ रे, दिमाग में आया, बोलो, क्या कंफ्यूजन में हो? चलो 27 नंबर, चलो 27 भी बनाने वाला है। 27 नंबर, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al, यानी सिंपल सा सवाल कर रहा है भाई कि 1 मोल Al+3 को Al में रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, कितना कूलम्ब। तो बुआ रे Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Al में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्वस है, तो ये तुम्हारा सॉलिड, ठीक है। तो 3 यहां पर n क्या हो गया, बोलो 3 हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, NF होता है, N3, हाँ है ना? F का वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम, गुना करो तो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 96, कितना नंबर ऑप्शन, बोलो जी। देखो भाई गुना भाग गड़बड़ मत करना, हम नहीं कर रहे हैं, 289 तुम लोग जो बोल रहे हो 00C, तो आंसर क्या होगा, बोलो 27 का आंसर, बात समझ में आया, बोलो जी 27 का C। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ Al+3 इंटू Al, यानी 1 मोल Al+3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो वो अरे n इक्वल टू 3 हो गया, Q इक्वल टू क्या होता है, NF होता है, n का वैल्यू कितना हो गया 3, देखो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Al में कन्वर्ट हुआ, तो n का वैल्यू 3 है, F का वैल्यू जान रहे हो, एक फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम्ब होता है, ठीक है, हाँ है ना? तो 3 इंटू 9650 जो तुम लोग है ना मल्टीप्लाई करके इतना निकाले, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, C। 28 बाबू रे, इनमें से किस आयन के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण किया जाता है, अभी तो हाल में पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस की ब्राउन रिंग टेस्ट, बोलो नाइट्रेट आयन, बोलो जी। 28 का कौन सा आंसर होगा, ए। 28 का आंसर कौन सा होगा, ए, पूरा डिटेल किए हुए हैं। 29 नंबर, हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, याद करो, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, आयरन यूज करते हैं, आयरन पाउडर, याद है, बोलो जी। 29 का आंसर क्या नंबर होगा, आयरन। आयरन क्या नंबर है ऑप्शन, बोलो ए, याद आया,
अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो अमोनिया बनता है, यहां पर कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, याद है ना, आयरन। कौन सा? तो 29 का कौन सा ऑप्शन हो गया? ये पूरा डिटेल किए हैं ये प्रोसेस कि टेम्परेचर का क्या कंडीशन होगा, प्रेशर क्या करेगा, टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, लो टेम्परेचर होगा फेवरेबल, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को शिफ्ट करना है। प्रेशर क्या रखेंगे, हाई प्रेशर रखेंगे, कैटलिस्ट में आयरन यूज करेंगे, याद है ना। तो बाबू ये यहां सिंपल सा बात पूछ रहा है कि हैबर्स प्रोसेस से अगर हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, हाँ या ना। अभी हाल में तुरंत पता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अमोनिया का तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है 30 नंबर। तो बाबू रे किसका बॉइलिंग पॉइंट न्यूनतम होगा, अभी हाल में 2-4 दिन पहले जस्ट बताए हैं, तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, फॉस्फीन, हाँ या ना जी, बोलो जी, बोलो हाँ या ना। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, हो जाएगा, चिंता मत करो। 30 का ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन बाबू रे इथाइल बेंजीन है, हाँ या ना। क्या है रे बुआ, CH2 ऐसे तोड़ के लिख देते हैं और CH3 है, किसके साथ रिएक्शन है, बोलो ना रे बुआ, ये इथाइल बेंजीन है, हाँ या ना। पढ़ाए हैं, बोलो हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, बोलो हाँ या ना। हीट और सनलाइट लिखा हुआ है, बोलो जी। ये वाला H और ये वाला इस Cl2 से एक Cl, क्या बाहर निकल गया, HCl। तो बाबू रे तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट बना तुम्हारे सामने है, कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। 31 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-क्लोरो, बोलो फिनाइल इथेन। 1 नंबर पर क्लोरो है, फिनाइल, और ये तुम्हारा क्या है, इथेन है, हाँ या ना। 1-क्लोरो फिनाइल इथेन, हाँ या ना। चलो आगे 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्या है बुआ रे, बोलो जी, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम्हारा, ठीक है, और क्या है, CH3 है, बताओ इसका नाम क्या है, और इसका रिएक्शन HI के साथ हो रहा है, ठीक है, बोलो जी हाँ या ना। अब यहां पर A बना तो A क्या है, चलो इसको थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है। मिथाइल साइक्लोहेक्सिन है ही। अब देखते हैं ध्यान से, ये देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH3 है या नहीं है, बोलो। यहां पर हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड है ना। अब HI मार्कोनिकोव्स एडिशन पढ़ाए थे ना, मार्कोनिकोव्स रूल, तो बुआ रे H कहां जुड़ेगा, बताए थे ना कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अनसाइमेट्रिक अल्केन के केस में। तो यहां पर ये तुम्हारा क्या है, अगर ये देखें तो ये साइक्लोहेक्सिन है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटने पर, ठीक है, सॉरी यहां पर देखो 2-2 हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है, 4 पूरा है, 4 पूरा है, तो यहां पर भी 2-2 हाइड्रोजन है, सब जगह है ना, बोलो जी। यहां पर क्या है, CH3 है, ठीक है, यहां तो डबल बॉन्ड टूटा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, अब यहां एक खाली है, हो गया बॉन्ड, और एक यहां खाली हो गया। अब H और I, H कहां जुड़ेगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और I कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। बात समझ में आया, मार्कोनिकोव्स एडिशन को फॉलो करेगा, बोलो जी हाँ या ना। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट होगा, बोलो जी, बोलो कौन सा प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहां पर कुछ इस तरह से सीन बनेगा हमारा, I और H तो यहां चला जाएगा, बोलो कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन, बोलो जी। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 32 का A। 32 का क्या हो जाएगा आंसर, 32 का आंसर A, ठीक है, सॉल्व कर लिए, बोलो जी। चलो अब 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, चलो हो गया, बोलो जी। 33 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन, ये हटा दो, साइक्लोहेक्सिन किसके साथ रिएक्शन है, बोलो जी,
Br2, हाँ या ना, बोलो जी Br2। अब बताओ यहां पर पूछ रहा है A बनेगा, A क्या होगा? अरे एक Br यहां जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के, और दूसरा यहां एक जुड़ जाएगा, तो कंडीशन, इस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा बोलो? ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डायब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? 33 का, बोलो जी, बोलो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब 34 तो एक बच्चा भी सॉल्व कर देगा। क्या है क्वेश्चन? ब्यूटेन टूऑल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, डायहाइड्री, तो ब्यूटेन टूऑल बना लो, बोलो जी, बना लिया ना, बोलो। अब बताओ ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली एक है। ये कितना डिग्री है? ये 2 डिग्री कार्बन। ये हमको इधर से मतलब नहीं है। ये OH कहां जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन पर, तो कौन सा अल्कोहल हुआ? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जी, बी है। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ है? बोलो, इथाइल आयोडाइड है। बोलो जी, अब तुम लोग को पढ़ाया हुआ रिएक्शन है, बोलो। ठीक है, C2H5O-, ठीक है, और फिर जाकर के एनहाइड्रस C2H5OH। याद आया कुछ? क्या बाहर? HI, बोलो जी, OC2H5, हाँ है ना। इसी का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया है ऑप्शन, तो ये क्या हो गया रिंग वाला के लिए? C6H5OC2H5। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? बोलो जी, ये देखो C6H5OC2H5, कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? बोलो जी, बी। तो 35 का हो गया क्लियर। ठीक है, तो बुआरे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगला वीडियो के लिए आप लोग वही सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको अगला वीडियो, अगला सेट मिल जाए आपको समय पर, है ना। और ये 4 सेट और जो बचा हुआ है, इसको हम लोग 3-4 दिन में क्लियर कर लेंगे। जिनके पास ये क्वेश्चन मॉडल सेट 1 नहीं है, ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैन करके डाल रहे हैं। जिनको जरूरत है वहां से भी आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हो। ओके बाबू रे, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।